गुड इवनिंग। आप सबका क्लास में स्वागत है। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सैटरडे को जो क्लास करते हैं वह मूलतः एक सप्ताह के न्यूज़पेपर से जो महत्वपूर्ण आइटम आप सबके लिए हैं उसको हम लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने पिछली बार भी कहा था कि हम लोग 4-5 न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। ये सारी की सारी जो न्यूज़ आइटम्स हैं, ये जो सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इसमें से जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहूँगा, आप चाहे जितना तैयारी कर लें, अगर आप करंट अफेयर्स को कंट्रोल नहीं करते हैं सिलेक्शन नहीं हो सकता है। स्टैटिक वे से पढ़ने से सिलेक्शन की संभावना शून्य है, क्योंकि जो वो करंट अफेयर से चीज़ें निकालते हैं वो ज़्यादातर किताबों में नहीं मिलता है। अगर आप देखें, जो आप किताबों में देखते हैं वह आपके एग्ज़ाम में प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी कोशिश करते हैं कि वह ऐसा सवाल पूछें जो एनालाइज करके आपके सामने आवे। चलिए हम एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम लेके आते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन यू कि यह न्यूज़ आइटम कैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रेट निकोबार प्लान में, जो आपका अंडमान निकोबार है, वहाँ पर जो ग्रेट निकोबार प्लान में, उसमें उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाने का कार्य स्टार्ट किया हुआ है। तो जो इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी है उसने यह कंसर्न शो किया हुआ है कि जो वहाँ पर ग्रेट निकोबार में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए उचित नहीं है। तो जो सीरियस कंसर्न इशू उन्होंने अपना व्यक्त किया है, जो नीति आयोग का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है फॉर ग्रेट निकोबार आइसलैंड। तो पहली बात क्या हो गई, नीति आयोग का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वह कहाँ पे है, वह ग्रेट निकोबार आइसलैंड में है। यह रिकमेंड किया, इट हैज़ रिकमेंडेड फॉर ग्रांट ऑफ टर्म्स फॉर इन्वायरमेंटल impact assessment studies, which in the first stand will include the baseline studies over 3 months। तो क्या कहा गया, वहाँ पर जो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य का अध्ययन किया जाए। जो प्रपोजल वहाँ बनाया जाए, जो प्रोजेक्ट वहाँ बनाया जा रहा है, वह इंक्लूड क्या कर रहा है, आप नोट करिए इसको, एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पहला। दूसरा, ए ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा, ए पावर प्लांट। चौथा, ए टाउनशिप कॉम्प्लेक्स स्प्रेड ओवर 166 किलोमीटर। यह पूरी 75,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया गया। तो पहली चीज क्या हो गई कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट में 4 चीजें हैं। अब इसका एक फर्क क्या हो रहा है, इसका असर क्या हो रहा है, जो गैथला बे है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आप सामने आया है वो है गैथला बे, GALATHEABAY। यह एक आइकॉनिक नेस्टिंग साइट है, जो एक जाइंट लेदर बैक टर्टल के लिए। तो एक सवाल क्या बन गया कि जाइंट लेदर बैक टर्टल कहाँ पाया जाता है, या जाइंट लेदर बैक टर्टल की नेस्टिंग साइट कहाँ पे है। तो गैथला बे जो है वह एक आइकॉनिक नेस्टिंग साइट है इंडिया ऑफ द इंगमेटिक जाइंट लेदरबैक, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीन टर्टल है। अब देखिए, इस पैराग्राफ में 3-4 सवाल आपके सामने आ गए। यह सवाल आपके ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट का पार्ट होकर एग्जाम में आ जाएगा, और आप ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट की किताब ढूंढिए, आपको आसानी से आंसर नहीं मिलेगा। तो जो गैथला बे है वह नेस्टिंग साइट है
एक लेदर बैग जो टर्टल होता है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीन टर्टल, एक सवाल क्या हो गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीन टर्टल कौन सा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीन टर्टल कहां पाया जाता है? वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैरीन टर्टल की नेस्टिंग साइट कहां पे है? इस सवाल को किसी भी तरह से रिवॉल्व करके घुमाकर पूछा जा सकता है। अगर इस सवाल को आप नहीं देख पा रहे हो तो आपका फिर यह न्यूज आइटम पढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं रहा है। अब जो कमेटी भी बनी उसने क्या देखा कि जो साइट सिलेक्शन हुआ है फॉर द पोर्ट, वह बेसिकली किया गया है टेक्निकल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया को ध्यान रख के, और इग्नोर कर दिया गया है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को। यह एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आ गया कि जो कमेटी ने जो पोर्ट के साइट को आइडेंटिफाई किया है, उस साइट को आइडेंटिफाई करते समय उन्होंने टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखा, लेकिन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो जरूरत क्या है? देखिए, आपके सारे सवाल बन चुके हैं, नाउ इट इज टाइम टू आंसर इट। आपके मेजॉरिटी सवाल बन चुके हैं, प्रीलिम्स का भी बन चुका है, मेंस का भी सवाल बन चुका है। Now I am proceeding further how to handle this question if it comes to the prelims or it is going to come into mains। तो एक आवश्यकता क्या है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए तो उस प्रोजेक्ट को बनाते समय एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होना चाहिए। उस इंडिपेंडेंट असेसमेंट को करते समय इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। वो बेसिकली होना चाहिए कि वहाँ पे जो मैरीन डाइवर्सिटी है, जो वहाँ पे ड्रेजिंग का जो इम्पैक्ट है, वहाँ पे रिक्लेमेशन का इम्पैक्ट है, और पोर्ट ऑपरेशन का इम्पैक्ट और ऑयल स्पिल का इम्पैक्ट, यह कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यह जो इम्पैक्ट जो एनालाइज किया जाएगा, जो यह प्रभाव विश्लेषित किया जाएगा, इस प्रभाव का विश्लेषण आर्थिक संबंधों से किसी भी तरह की साम्यता नहीं रखता है। दूसरी बात, जब आप कोई एक स्पोर्ट या साइट बना रहे हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर साइट किसी आप ऐसी जगह बना रहे हो जहां पे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, तो यह भी आवश्यकता है कि आप स्टडी करो कि अल्टरनेटिव पोर्ट कहीं और बन सकता है जिसकी इन्वायरमेंट के साथ साम्यता बन सके और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कम से कम हो सके, खासकर टर्टल्स पे और सुनामी पे और किसी भी तरह के जमीन के अंदर से होने वाले प्रभावों को लेके। तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान देखा जाना चाहिए और असेसमेंट जो किया जाए उस असेसमेंट को क्यूमुलेटिव बेसिस पर किया जाए। तीसरी बात, एक कॉर्पोरेट पॉलिसी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट पॉलिसी बननी चाहिए। वह कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट पॉलिसी इस बात को ध्यान में रख के बनाई जाए कि कैसे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किया जा रहा है, और जो इन्वायरमेंट की स्टडी हो वह एक इंडिपेंडेंट स्टडी हो। उस स्टडी का कोई भी ताल्लुकात इकोनॉमिक्स से नहीं होना चाहिए, और जो आप स्टडी करो, जो यह एक सरकार नियम बनावे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल सबमिट किया जाए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट स्टडी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा प्रपोजल सबमिट न किया जाए जिस प्रपोजल के साथ इन्वायरमेंटल स्टडी नहीं है। दैट इन्वायरमेंटल स्टडी नीड टू बी ए इंडिपेंडेंट स्टडी, और जो इकोलॉजिकल सर्वे है उसको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अगर इकोलॉजिकल सर्वे अगर कुछ लास्ट फ्यू ईयर का देखा जाए इस एरिया में, गैथला बे में, तो उसने रिपोर्ट किया है ए नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द गैथला रीजन। दिस इंक्लूड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड निकोबार श्रिव। अब आप इसका नाम लिखना शुरू करिए, निकोबार श्रिव, द ग्रेट निकोबार क्रेक, द निकोबार फ्रॉग, the Nicobar cat snake, a new skink, a new lizard and a snake of Lycodon sp, जिसको अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है।
और जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब इस न्यूज़ आइटम को हम अपने परीक्षा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अपने एग्जाम से न्यूज़ को नहीं जोड़ पाए आप, तो मेरे ख्याल से आपने अपना काम पूरा नहीं किया, काम आपका इनकम्प्लीट रह गया है। पहले हम आते हैं प्रीलिम्स पे। यह लेदर बैक टर्टल कहाँ मिलता है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीन टर्टल कहाँ मिलता है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीन टर्टल कौन सा है? कहां पर सरकार एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रही है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज को खतरा है? सरकार जो प्रोजेक्ट बना रही है उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? जो गैथला बे है वहां पर कौन कौन सी स्पीशीज हैं? ये आपका सवाल हो गया प्रीलिम्स का। नाउ मूव टूवर्ड्स द मेंस क्वेश्चन। सरकार पर्यावरण को लेकर बहुत संजीदा है। ऐसी कौन सी कॉर्पोरेट पॉलिसी होनी चाहिए? ऐसी कौन सी कॉर्पोरेट पॉलिसी होनी चाहिए जो पर्यावरण के हितों को ध्यान में रख सके? सवाल नंबर 2। अभी हाल में सरकार ने बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी देते समय इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देते समय सरकार को किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए? एक और सवाल। अभी हाल में उत्तराखंड में बाढ़ आई है। उस बाढ़ के आने के कारणों की विवेचना करिए और ऐसे कौन से कदम उठाए जाने चाहिए कि इस तरह की दुर्घटना दोबारा न हो। अधिक उत्तराखंड में हर 32 किलोमीटर पर एक बांध है। क्या कोई ऐसी स्टडी हुई है कि इतने बांधों की आवश्यकता है? जब आप समुद्र से बहुत छेड़छाड़ करते हो तो सुनामी आने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या इस बात का अध्ययन नहीं होना चाहिए कि पर्यावरण बायोडायवर्सिटी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ऐसी न की जाए कि वह पूरे वातावरण और पूरे इलाके को प्रभावित कर दे? यह आपका जो जीएस का 4th पेपर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का पेपर उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस सवाल को अगर आपने यह न्यूज़पेपर आइटम छोड़ दिया है, यह सवाल हैंडल होना बहुत मुश्किल है। आप चाहे जितनी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पढ़ डालिए, यह आसान नहीं होगा इस सवाल को कंट्रोल करना। अगर आपने न्यूज आइटम पढ़ के इस सवाल को निकाल लिया है तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस सवाल को समझना और इस सवाल को लेके आगे चलना। होप इट इज क्लियर। इफ नॉट क्लियर, यू वांट टू रिपीट मी, देन आई कैन रिपीट इट, अदरवाइज आई मूव टू द नेक्स्ट आइटम। किसी को ऐसा समझ में आया हो? दूसरा एक और इन्वायरमेंट। आप लोग लिखते रहिए अपने कमेंट कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आप क्या और चाहते हो, आप कुछ चीज नोट नहीं कर पाए हो वो भी आप लिख दें। क्योंकि यह आइटम इंग्लिश के न्यूज़पेपर का है। बहुत से एस्पायरेंट इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर को बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया हुआ है। क्लियर नहीं हुआ? आरती को क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, ओके। देयर इज नो इशू, आई कैन रिपीट इट, देयर इज नो इशू। देखिए, इसी को मैं थोड़ा से और आसानी से बताने की कोशिश करता हूं। ग्रेट निकोबार प्लान है एक, जिसमें एक प्रपोजल है। उस प्रपोजल में 4 इश्यूज हैं। एक क्या है? इंटरनेशनल कंटेनर, बता रहा हूं। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट
एंड टाउनशिप कॉम्प्लेक्स। यह 4 चीजें वह प्रोजेक्ट में प्रपोजल, यह 4 चीजें अंडमान में बनाई जाएंगी। यह पूरा प्रोजेक्ट 75,000 करोड़ रुपए का है। जब इस प्रपोजल को बनाया गया तो इस प्रपोजल को बनाए जाने के बाद क्या हुआ कि एक इशू खड़ा हो गया, एक मुद्दा खड़ा हो गया कि इस प्रपोजल के बनाते समय इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल स्टडी नहीं की गई है। जो एक आप प्रपोजल बना रहे हो कि आप ग्रेट निकोबार आइलैंड में यह 4 तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपने यह स्टडी नहीं की है कि इसका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या असर पड़ेगा। यह गलेथा बे है जो एक आइकॉनिक नेस्टिंग साइट है इंडिया में, जायंट लेदर बैक टर्टल का, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मरीन टर्टल है। यह सवाल प्रीलिम्स में आने की बहुत संभावना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मरीन टर्टल कहां प्राप्त होता है। अब जब यह बनाया गया तो जो साइट सिलेक्शन किया गया, इस साइट सिलेक्शन को करते समय फाइनेंशियल और टेक्निकल एस्पेक्ट को एनालाइज किया गया, लेकिन इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को एनालाइज नहीं किया। सारा आपका मेंस का जो सवाल बन रहा है वो यहीं से बन रहा है कि वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते समय इकोनॉमिक्स और टेक्निकल एस्पेक्ट को तो समझा गया, लेकिन इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल स्टडी नहीं हुई। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द कंप्लीट प्रॉब्लम। सारी समस्या की जड़ यहां पर है। तो उसके बाद यह प्रश्न खड़ा हुआ कि किया कहना चाहिए। तो अब जवाब आ रहा है। जवाब नंबर 1, इस बात की आवश्यकता है कि एक इंडिपेंडेंट स्टडी होनी चाहिए। जब भी कहीं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाए तो उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट स्टडी होनी चाहिए कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बनने से वहां के इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार को यह एक कॉर्पोरेट पॉलिसी बनानी चाहिए। तो जो इन्वायरमेंट की कॉर्पोरेट पॉलिसी है वो होनी चाहिए, और जब भी कोई प्रोजेक्ट सबमिट किया जाए तो उसके साथ साथ एक इन्वायरमेंटल स्टडी प्रस्तुत की जाए। उस इन्वायरमेंटल स्टडी का इकोनॉमिक्स से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, वह इंडिपेंडेंट स्टडी होनी चाहिए। फिर उस स्टडी के गुण और दोष का ध्यान में रखकर इकोनॉमिक्स से सामंजस्य की स्थापना करनी चाहिए। अब हुआ क्या कि जो इकोलॉजिकल सर्वे था लास्ट फ्यू इयर्स में, उसने रिपोर्ट क्या किया कि नंबर ऑफ न्यू जो स्पीशीज हैं मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट गैथल रीजन। तो जो इकोलॉजिकल सर्वे है जो लास्ट में हुआ है, रिपोर्ट किया है ए नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज मेनी रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट गैथल, जो यहीं पर मिलती हैं। कौन कौन सी है वो? क्रिटिकली इंडेंजर्ड निकोबार श्रिव, द ग्रेट निकोबार क्रेक, द निकोबार फ्रॉग, द निकोबार कैट स्नेक, ए न्यू श्रिंक, ए न्यू स्किंक, ए न्यू लिजर्ड एंड ए स्नेक ऑफ द लाइडोन, सब जिसका अभी नाम नहीं दिया गया है। अब जो रिपोर्ट बनाई गई उस रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। तो अगर यह सवाल आपके पास आता है मेंस में, जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि एक विकास बनाम पर्यावरण, तो उसके आंसर में 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक, जब भी कोई विकास के कार्यों का मसौदा प्रस्तुत किया जाए, उस मसौदे के साथ साथ पर्यावरण का अध्ययन किया जाए कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। दूसरी बात, कोई भी मसौदा प्रपोजल प्रस्तुत करते समय उसके साथ एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पर्यावरण का अध्ययन किया जाना चाहिए।
कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो पर्यावरण है उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट है, लेबर कैंप्स है, रिक्वायरमेंट है, उसका कम्युनिटी इम्पैक्ट है, वहां पर तेल का बहना है, कई चीजों का अध्ययन किया जाना चाहिए। क्योंकि समुद्र के पास किया गया कोई ऐसा कार्य सुनामी को जन्म दे सकता है, भूस्खलन ले आ सकता है, बेसमय की वर्षा ला सकता है, बाढ़ आ सकती है, और बहुत से बायोडायवर्सिटी का समापन हो सकता है। होप इट्स क्लियर? क्लियर हुआ नहीं हुआ? कम ऑन द सेकेंड एस्पेक्ट दैट्स, किसी ने पूछा कि करंट अफेयर्स के लिए कौन सी किताब पढ़ें, कोई एक किताब से काम नहीं होगा। अब देखिए 186 एलिफेंट की डेथ हो गई। अब जो 186 एलिफेंट की डेथ हो गई आसाम में कैजुअलिटी के कारण। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, पहला ही आप शब्द याद करिए, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो डेटा फर्निश किया प्रोजेक्ट एलिफेंट के द्वारा। प्रोजेक्ट एलिफेंट किसका पार्ट है? एक डिवीजन है मिनिस्ट्री जो कि एलिफेंट की कैजुअलिटी को उन्होंने एसेस किया। अब MOEFCC ने स्टेट किया कि इसने रिलीज किया 212.49 करोड़ रुपया टू एलिफेंट रेंज स्टेट्स अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोजेक्ट एलिफेंट्स देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स। तो अब क्या हो गया कि जो MOEFCC है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने कहा है कि उसने 212.49 करोड़ रुपया एलिफेंट रेंज को दिया, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यह पैसा क्यों दिया गया? यह पैसा दिया गया कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जाए और कैसे कैप्टिव एलिफेंट के वेलफेयर पे खर्चा किया जाए। और केरला सबसे टॉप पर है, सबसे ऊपर है इन गेटिंग द सीएसएस फंड, जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, जो सीएसएस फंड होता है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जो सीएसएस होता है, उसमें केरला को सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ। अब देखिए फिर क्या हुआ। अब यह न्यूज आइटम आपके आंसर का पार्ट होगा कि एनवायरनमेंट में या पशुओं को या जंगली जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। अगर आप मेंस का पेपर देखें आपको दिखेगा कि एक बार से पढ़ के आंसर नहीं हो पाएगा, यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेस। तो जो आप अगर लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसमें काम करता है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड काम करती है प्रोजेक्ट एलिफेंट पे, वह प्रोजेक्ट एलिफेंट को पैसा देती है, और वो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है मेनली काम करता है किस पर कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बचे और जो कैप्टिव एलिफेंट हैं उनके वेलफेयर पर काम किया जाए। ये 25, 30, 40 शब्द आपके पास आ गए। अब इस 25, 30, 40 शब्द को आप कहाँ इस्तेमाल करोगे यही आपको बस सीखना पड़ेगा। या आप अपने एसे में इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने मेंस के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके जीएस पेपर 4 में कभी मैन वर्सेस एनिमल का कोई सवाल आता है, यू कैन यूज इट कि कैसे मैन वर्सेस एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को बचाया जा सकता है। अगर आपका सवाल पर्यावरण में आता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि जब तक हमारे पास अपने एनिमल्स नहीं होंगे तो जो पर्यावरण का बैलेंस नहीं बन सकता है। तो पर्यावरण के बैलेंस को बनाने के लिए आप प्रोजेक्ट टाइगर भी लिख दो, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लिख दो, दोनों लिख दो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये काम किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत ये काम किया गया। छोटा सा फिर मैं भी सिर्फ 3 चीज से काम की है इस न्यूज आइटम को, जो अपना एक पूरा पेज में 1/4 पेज में न्यूज आइटम आपके काम की 3 चीज है बस। पहली चीज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC,
दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये क्या है, यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यह किस पे काम करती है, यह काम करती है मैन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में, और जो अपने कैप्टिव एलिफेंट है इनके वेलफेयर में, इस पे काम करती है। और तीसरी बात, केरला को सीएसएस फंड सुविधा मिला। अब ये आप बस 4 इंफॉर्मेशन याद करनी है, बस आपने 4 इंफॉर्मेशन याद कर ली, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं न कहीं इसको लिखने की और बोलने की। अगर आपने इसको याद कर लिया, आपका काम काफी हद तक हो गया। और आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम वाइल डूइंग दिस। देखिए तीसरी न्यूज क्या है। अब चाइना, देखिए इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंटरनेशनल रिलेशन में 3-4 चीज हमेशा तैयार करने की है। वो आपको पूरे आपके सिविल सर्विसेज की जर्नी में काम आएगी, चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो। अब डोकलाम पर चाइना की निगाह लगी हुई है। अब चाइना किस तरह से डोकलाम पर अपनी निगाह लगा रहा है। चाइना ने क्या किया, उसने सेटअप किया ए विलेज इन द नॉर्दर्न भूटान इन ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसको चाइना भी क्लेम करता है। ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक न्यूज़ ब्रेक की अपना इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने कहा कि जो चाइना है सेटिंग अप विलेज इन नॉर्दर्न भूटान इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी दैट चाइना ऑल्सो क्लेम्स। तो आप अपना मैप खोलो, मैप पे देखो नॉर्दर्न भूटान कहाँ पे है, और उस नॉर्दर्न भूटान से भारत की और चाइना की प्रॉक्सिमिटी कितनी आसपास है। चाइना बिल्ड कर रहा है इंटायर विलेज इन अनदर कंट्रीज टेरिटरी। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि चाइना एक दूसरे, जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन उनमें आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चाइना बिल्डअप कर रहा है एक इंटायर विलेज दूसरे कंट्री के क्षेत्र में। अब वो क्यों कर रहा है, जो ये एरिया है जहां पर चाइना ने इनक्रोच किया है इज नोन एज बेयुल खेनापोंजोंग, BEYUL KHENPAJONG। ये क्या है, इट इज वन ऑफ द 7 होली एरियाज इन ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज के 7 होली एरियाज में एक ये है, दैट द लेजेंडरी तांत्रिक मास्टर गुरु पद्म संभवा, इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था 8th सेंचुरी में एज ए रिफ्यूजी फॉर द वर्चुअस। अक्टूबर 2015 में चाइना ने अनाउंस किया द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू विलेज कॉल्ड गयालाफुंग इन द साउथ ऑफ द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। अब बीजिंग क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना का इंटरेस्ट क्या है कि वह जो डिस्प्यूटेड एरिया है बेयुल खोजना का, वह भूटान से एक्सचेंज करेगा। एंदर पॉकेट जो डोकलाम के पास है, वेस्टर्न भूटान डोकलाम। जस्ट आई अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशन, यह एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसपे चाइना और भूटान दोनों क्लेम करते हैं। इस डिस्प्यूटेड एरिया को किसने एस्टेब्लिश किया, और यह ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको कि ईस्टर्न हिमालय में जो तांत्रिक मास्टर थे गुरु पद्म संभव। अब देखिए गुरु पद्म संभव के बारे में आप पूछ रहे कल्चर में, अब ये न्यूज में गुरु पद्म संभव आए हैं, अब आप वो पूछ लेंगे, आपको एक स्ट्राइक नहीं करेगा गुरु पद्म संभव आ कहां से गए। तो जो गुरु पद्म संभव है आइडेंटिफाई किया था 8th सेंचुरी में एज ए रिफ्यूजी फॉर द वर्चुअस। जो बीजिंग है वह इस डिस्प्यूटेड एरिया को, जो किसका है, जो डिस्प्यूटेड बिटवीन भूटान एंड द चाइना है, यह जो भूटान और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड एरिया है, इसको वह डेवलप कर रहा है। और जब वह इसको डेवलप कर लेगा तो इसको क्या करेगा, इसको एक्सचेंज करेगा। किससे करेगा, जो डोकलाम के पास जो वेस्टर्न साइड में है। अब नाउ यू सी इन द मैप, भूटान का वेस्टर्न और भूटान का नॉर्दर्न ईस्टर्न।
तो आप भूटान का देखिए खोजिए कि कहाँ पे क्या पड़ता है। अब यह जो यह डोकलाम है, यह चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? यह भारत के जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके बहुत नज़दीक है। तो इंडिया कंसीडर द डोकलाम एरिया ऑफ वाइटल मिलिट्री इंपॉर्टेंस। वाई? बिकॉज इट इज़ द लेस देन 100 किलोमीटर फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो 25 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप है। अब चाइना का एम क्या है कि वह फोर्स करे भूटानी गवर्नमेंट को कि वह सीड कर दे टेरिटरी जो चाइना चाहता है एल्सवेयर, और भूटान को यह विलेज दे देगा वो। सिंस 1990 से बीजिंग इस बात को ऑफर कर रहा है, थिम्पू को एक डील कर रहा है विथ चाइना टू गिव अप इट्स क्लेम to 495 square kilometer in north, provided Bhutan yields 269 kilometer of territory in the west, including Doklam as well as चरिथांग। अब उससे क्या होगा? अगर वह टेरिटरी चाइना प्राप्त कर जाएगा तो चाइना उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट में डोकलाम के पास बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जब पीपुल्स रिपब्लिक चाइना ने अपने को स्टैब्लिश किया 1949 में, उसमें बीजिंग ने डिस्प्यूट किया सारे कॉलोनियल एरा के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, जितने बॉर्डर सबको उसने चैलेंज किया। अब देखिए इस काम को इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे इस्तेमाल करना है। नाउ यू अंडरस्टूड ओनली द फैक्ट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, हाउ दिस फैक्ट कैन बी यूटिलाइज्ड। When you write the China's diplomacy, China has the three diplomacy: purse diplomacy, infrastructure diplomacy, and new diplomacy, the virus diplomacy. यह चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी का पार्ट हो गया कि चाइना ने एक डिस्प्यूटेड एरिया में एक गांव को पूरा विकसित किया, उसको विकसित करने के बाद भूटान से सेटल किया, उसके जवाब में, उसके एवज में वह भूटान से वह एरिया मांग रहा है जो वेस्टर्न एरिया में है, डोकलाम के पास है, जो डोकलाम के पास है। भूटान जो डोकलाम के पास है, और वहां से भारत से वहां को एक्सचेंज करेगा, और उसके बाद वह भारत के लिए खतरा होगा। एक ये पूछ रहे हैं कि भूटान को क्या फायदा होगा। भूटान एक छोटा देश है, भूटान की हैसियत चाइना से लड़ने की नहीं है। चाइना बहुत सालों से भूटान से बोल रहा है कि आप मुझसे टेरिटरी एक्सचेंज करो, तो भूटान का यह एरिया चाइना डेवलप करेगा, और एक डेवलप्ड एरिया चाइना भूटान को दे देगा। उसके एवज में चाइना भूटान को फोर्स करेगा कि आप मुझे वेस्टर्न में डोकलाम के पास का एरिया मुझे दो, जो अभी हमने जिक्र किया। तो भूटान का इसमें कोई फायदा नहीं होगा, चाइना का सिर्फ फायदा होगा, और भूटान चाइना को फोर्स करके वह एरिया ले लेगा। किसको यह इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है? देखिए इसके दो एस्पेक्ट हैं। देखिए लेक्चर जो मैं लेने की कोशिश करता हूं बहुत जल्दी सिविल सर्विसेज के स्टैंडर्ड पे आ जाता है, इसलिए आम एस्पायरेंट्स को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन अपनी समस्या क्या है, टाइम ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी अपने आप को सिविल सर्विसेज के स्टैंडर्ड पर ले आना होगा। अगर आप नहीं ले आ पा रहे हो फिर नहीं हो पाएगा। अगर आप आईएएस, जैसे मेरे पास मैसेजेस की भरमार है कि मैं साहब आईएएस बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहते हो, आप फास्ट लर्नर बनो। अगर आपको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आईएएस नहीं बन सकते हो। आप तब कोई छोटा एग्जाम देखो। इफ यू वांट टू बिकम आईएएस, यू फास्ट कम ऑन दिस एस्पेक्ट। अविनाश पांडे, भूटान एक ट्रैक में जा रहा है, भूटान के पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। अगर कल भूटान से चाइना वो टेरिटरी जबरदस्ती दे, भूटान क्या करेगा ये भी आप सोचिए ना। लेकिन भूटान क्या चाह रहा है? भूटान ये, चाइना क्या चाह रहा है कि भूटान उस एरिया को जो वेस्टर्न पार्ट में है वह उसको दे दे, उसके एवज में एक गांव को विकसित करके वह भूटान को दे देगा। यह भूटान पर दबाव चाइना बहुत दिनों से डाल रहा है।
तो इस पूरे लेक्चर का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो चाइना और भूटान के बीच है, उस डिस्प्यूटेड एरिया को चाइना डेवलप कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, उस एरिया को डेवलप करने के बाद, उस गांव को डेवलप करने के बाद चाइना भूटान को सौंप देगा। उसके एवज में चाइना भूटान से भूटान के वेस्टर्न पार्ट में एक लैंड मांग रहा है जो डोकलाम के नजदीक है, जो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के अगेंस्ट है, चाइना के पक्ष में है। तो इस तरह की विदेश नीति चाइना चला रहा है कि अपनी विदेश नीति को चला के वो भारत पर अपना कंट्रोल कर सके। मैं आपसे अपील करूंगा कि जो भी आईएएस बनना चाहता है वह न्यूज़पेपर पढ़े और थोड़ा से पढ़ के क्लास में आवे। जैसे मैं पूरे हफ्ते की न्यूज़पेपर एनालाइज करता हूं, आप हफ्ते की न्यूज़पेपर पढ़ के आइए। मैं फिर रिपीट करूंगा, आईएएस बनना बहुत बड़ा टास्क है। जितने मैं कमेंट पढ़ता हूं इस लेक्चर पे, मेजॉरिटी एस्पायरेंट को अभी आईएएस से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो मुझे आपको इंस्पायर करना है, आपको यहाँ तक लाना है। आप कोशिश करो कैसे यहाँ तक आप लोग आ सकते हो। होप इट इज क्लियर। अब तीसरी एक न्यूज़ है अफगानिस्तान की है। देखिए, आप अगर इसी तरह से जितने मैं आपको सवाल बोल रहा हूं सब आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएंगे। शिशिर सिंह पूर्वोत्तर स्टेट हाथ से कभी नहीं निकलेगा। पूर्वोत्तर, देखिए आप जरा समझने की कोशिश करिए कि जो पूर्वोत्तर स्टेट का इशू है वह इशू नहीं। यहां पर चाइना वेस्टर्न पार्ट की बात हो रही है, ईस्टर्न पार्ट की बात नहीं हो रही है। जो डोकलाम है ये वेस्टर्न पार्ट में है। डोकलाम इज इन द वेस्टर्न पार्ट। तो चाइना डोकलाम के पास अपना कंट्रोल चाह रहा है। अगर आप याद करें तो सारा संघर्ष कहां हुआ है? वेस्टर्न पार्ट में हुआ है। अब हम एक देखते हैं मुद्दा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में 3 तरह के मुद्दे हैं। एक, अफगानिस्तान में रूस और अमेरिका 2 फोर्सों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह अफगानिस्तान में सफल नहीं हुए। तो इसका कंक्लूजन क्या आ गया कि आप फोर्स के सहारे, ताकत के सहारे, आप ताकत के सहारे किसी भी हालत में अफगानिस्तान को नहीं जीत सकते। तो अफगानिस्तान की समस्या क्या है? लोकल समस्या है। दूसरी बात, अफगानिस्तान में जो सरकार इस समय है वह एक लिबरल गवर्नमेंट है, उसका भारत से अच्छा संबंध है और भारत का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में लगा हुआ है। तीसरी बात, अगर अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स के जाने के बाद तालिबान अगर वहां कब्जा कर लेते हैं, जो पिछले इतने समय में महिलाओं के अधिकार और मानवाधिकारों पर जो इतने समय से मानवाधिकार और क्या तारतम्य नहीं आ रहा क्या बालकृष्ण सिंह? मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों पर आक्रमण किया गया है, तो क्या मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों के साथ जाति नहीं होगी अगर तालिबान आ जाएंगे? तालिबान ने अभी हाल में ढाला डैम पर कब्जा कर लिया, जो प्रोवाइड करता है इरिगेशन टू फार्मर्स को, और वह नेटवर्क देता है कैनाल्स को और ड्रिंकिंग वाटर को। तो एक और आपका सवाल फिल्म सा हो गया, ढाला डैम क्या है? तो ढाला डैम है जो इरिगेशन देता है, फार्मर्स को पानी देता है, ड्रिंकिंग वाटर देता है, कैनाल को पानी देता है। तो अगर तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाएगा तो 3 तरह का नुकसान होगा। एक, आतंकवादी फोर्सेस की विक्ट्री होगी। नंबर 2, जो तालिबान का जो एक आतंकवादी जो एक प्रारूप है, उस प्रारूप की जो जड़ है वो पाकिस्तान में है। तो भारत के लिए आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने में और समस्या होगी। नंबर 3, अगर अफगानिस्तान से
यूएस ट्रूप चला जाता है और प्रेजेंट गवर्नमेंट किसी भी तरह से अगली सरकार में शामिल नहीं होती है और तालिबान पूरी सरकार पर कब्जा कर लेते हैं, तो ये भारत के हित के विरुद्ध होगा। क्योंकि भारत का एक आधुनिकवादी दृष्टिकोण है, आतंकवाद का विरोधी दृष्टिकोण है, और तालिबान जो है एक पुरातनपंथी दृष्टिकोण है और वह प्रगतिशीलता का विरोध करता है। और अभी भी भारत का अफगानिस्तान के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या रोल होगा यह क्लियर नहीं हुआ है। तो आप इस सवाल को 3 तरह से देखने की कोशिश करिए। अफगानिस्तान की समस्या क्या है, अफगानिस्तान की समस्या क्या है। दूसरा, अफगानिस्तान की समस्या का यूएस आर्मी के चले जाने के बाद क्या असर होगा। तीसरा, यूएस आर्मी के चले जाने के बाद अगर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो भारत के ऊपर आतंकवाद का किस तरह प्रभाव होगा। चौथा, भारत का फ्यूचर पीस प्रोसेस में क्या रोल होगा। ये 4 सवाल हैं और इन 4 सवालों में ही आपका काम हो जाना चाहिए। हम एक चीज हैंडल करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशन, कोविड और इन्फ्लेशन। देखिए क्या है कि अगर हम इस पैंडेमिक के इफेक्ट देखें, ये सारे के सारे आपके जो ये लेक्चर के पॉइंट हैं मैंने सब करंट अफेयर से निकाले हैं। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा है। एक हफ्ते का जो न्यूज़पेपर आता है उसी से पढ़ के मैं सारे आपको न्यूज़ करके निकाल रहा हूँ। जो हमारे यहाँ कोविड की सिचुएशन चल रही है, इस कोविड की सिचुएशन के कारण हमारे पास 2 वेव आई, 2020 की वेव और 2021 की वेव। तो जो पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक के कारण हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों इफेक्ट हुआ है। नाउ आई एम स्विचिंग टू कंप्लीट इकोनॉमिक्स कि कोविड की समस्या का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो जो हमारा पैंडेमिक है ये हमारे डिमांड और सप्लाई दोनों को इम्पैक्ट कर रहा है। जब डिमांड और सप्लाई दोनों पर इम्पैक्ट होगा तो अर्थव्यवस्था कैसे सामंजस्य की स्थापना करेगी। तो जो डिमांड और सप्लाई के ऊपर अटैक करने के बाद तो जो इंडिया का जीडीपी है और इंडिया का इन्फ्लेशन है किस तरह प्रभावित होता है। इंडिया जीडीपी जो 7.5% फॉल इन इंडिया जीडीपी था इन 2022-2021 with average inflation 5.6% in the second half। तथ्य के इनफैक्ट क्या है, जो फॉलिंग इनकम है, जो हमारा इनकम आय गिर रही है, ये हमको कंपेल कर रहा है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए। जैसे ही किसी की आय गिरती है इन्फ्लेशन परेशान करने लगता है। उससे क्या होता है, परचेजिंग पावर हमारी इरोड होने लगती है। तो हमारी आवश्यकता क्या है, हम अपनी परचेजिंग पावर को पर ध्यान दें। हमारी परचेजिंग पावर कैसे कम होती है, प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। जरा आप समझने की कोशिश करिए इस चीज को। जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ए फ्यू मिनट्स ऑन दैट कि जब आपका जीडीपी गिरता है आपके इन्फ्लेशन पे असर आने लगता है। अब इन्फ्लेशन से क्या होता है, आपकी परचेजिंग पावर कम होती है। मान लीजिए पहले दूध 60 रुपया प्रति लीटर था, प्राइस बढ़ गई, दूध हो गया 80 रुपया पर लीटर। आपके महीने की तनख्वाह 10,000 रुपया है, तो आपकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं लेकिन दूध का दाम बढ़ गया। इससे क्या हो गया, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। ये समझ आ रही है। इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर को कम कर देता है। ये समझ आया नहीं आया। जब फूड और फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फूड और फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। और जो हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है,
हमारा जो कोर इन्फ्लेशन होता है जिसमें वोलेटाइल आइटम नहीं होते हैं। हमारा जो कोर इन्फ्लेशन होता है जिसमें वोलेटाइल आइटम नहीं होते हैं उस पर भी प्रेशर आने लगता है। द कोर इन्फ्लेशन प्रेशर हैज कम मोर फ्रॉम द ब्रॉड बेस, ब्रॉड बेस से फर्क आने लगता है। देखिए बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है, आई विल एक्सप्लेन यू स्लोली, जहां ना आपको रोक देना। अब देखिए आपके पास 3-4 कॉन्सेप्ट जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कॉस्ट प्राइस इंडेक्स। 4 कॉन्सेप्ट हैं, आप समझोगे तभी कोविड का अर्थव्यवस्था पर असर समझ में आएगा। तो जो हमारा कोविड-19 सिचुएशन है, इस कोविड-19 सिचुएशन के कारण जो लास्ट ईयर था, पिछले साल था, जो फैक्ट्री गेट था, जो होल सेल प्राइस इंडेक्स था, WIP था, इन्फ्लेशन was way lower than CPI इन्फ्लेशन। WPI इन्फ्लेशन CPI इन्फ्लेशन से कम था। तो जो सप्लाई चेन था और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम था triggered by the COVID primarily responsible for driving consumer price inflation up। तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को ऊपर ले जाना था। लेट अंडरस्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन एंड द होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन। जस्ट अंडरस्टैंड द टू थिंग्स, तब आपको समझने में आसानी होगी कि दोनों में फर्क क्या है। कंज्यूमर्स जो हमारा होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन होता है, WPI होता है, उसमें हम बल्क कमोडिटी पर कंसंट्रेट करते हैं। वह बल्क कमोडिटी से वह डिस्क्राइब होता है। और जो CPI होता है वह रिटेल और डायरेक्टली जो आइटम कंज्यूम होते हैं उनसे वह कंट्रोल होता है। पॉइंट नंबर 1 आप इसको लिखते जाइए। होल WPI और CPI में क्या फर्क है? जो हमारा WPI है वह एक बल्क कमोडिटी से कंट्रोल होता है, और जो हमारा CPI है यह रिटेल कमोडिटी या जो डायरेक्टली कंज्यूमर को इंपैक्ट करता है उससे कंट्रोल होता है। WPI में सिर्फ गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं होती है। CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं। WPI में इन्फ्लेशन मेजर होता है फर्स्ट स्टेज पे, जो प्रोडक्शन स्टेज होता है, और CPI में यह मेजर होता है फाइनल स्टेज पे। WPI में जो प्राइस पेड बाय मैन्युफैक्चरर वह काउंट किया जाता है। CPI में प्राइस पेड बाय कंज्यूमर काउंट किया जाता है। जो WPI में आइटम होते हैं, कवर होते हैं, उसमें फ्यूल है, पावर है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं। जो CPI है उसमें एजुकेशन है, फूड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, एपरल्स हैं, हाउसिंग है, मेडिकल है। ये इस पॉइंट पर सवाल आ चुका है आपके प्रीलिम्स में कि WPI में क्या काउंट होता है और CPI में क्या काउंट होता है। तो जब WPI को आप कैलकुलेट करते हो उस समय आप जो जो आइटम उसमें कवर करते हो वो होता है, फ्यूल होता है, पावर होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है। और जब CPI को आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें एजुकेशन होता है, फूड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, रिक्रिएशन होता है, मनोरंजन होता है, एपरल्स होते हैं, हाउसिंग होता है, मेडिकल होता है। यह पॉइंट पर सवाल 2 बार आ चुका है प्रीलिम्स में। WPI सिर्फ कुछ देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। CPI को 157 देश इस्तेमाल करते हैं। WPI को का जो डेटा है जो रिलीज होता है वह वीकली बेस पे होता है फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स, और फ्यूल और पावर के लिए प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल और पावर के लिए वीकली बेसिस पे उसका डेटा रिलीज होता है, और बाकी सब के लिए मंथली बेसिस पे होता है। CPI का डेटा पब्लिश होता है मंथली बेसिस पे। इस पे भी सवाल आ चुका है
कि WPI का डेटा कैसे और कब रिलीज होता है। तो जो WPI का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वह रिलीज होता है वीकली बेसिस पर फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल और पावर्स के लिए। बाकी और सब के लिए वो रिलीज होता है मंथली बेसिस पे। लेकिन CPI का जो डेटा पब्लिश होता है वह मंथली बेसिस होता है। WPI में फोकस होता है प्राइस ऑफ गुड्स पे जो ट्रेड की जाते हैं बिटवीन बिजनेस हाउसेस। अभी आ जाएगा रजनीश द्विवेदी, जस्ट वेट। जो कहते हैं प्राइसेस ऑफ गुड्स होते हैं वो ट्रेड होते हैं बिटवीन बिजनेस हाउसेस, और CPI का परचेज होता है बाय कंज्यूमर्स। तो आप कह सकते हैं WPI बिजनेस लेवल पे काउंट होता है और CPI कंज्यूमर लेवल पे। WPI पब्लिश किया जाता है बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में होता है, और CPI पब्लिश किया जाता है बाय सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना मैंडेटरी है। इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना मैंडेटरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ। किसको क्लियर नहीं हुआ? तो आप अगर देखें तो जो कोविड-19 का पहला सिचुएशन था, दूसरा, उसमें जो WPI है, WPI क्या है? फैक्ट्री गेट के बारे में बात करता है कि जो फैक्ट्री पर जो सामान बनता है। CPI क्या बात करता है? कंज्यूमर के बारे में बात करता है। तो अब इसके दो इंप्लीकेशंस आ रहे हैं। फर्स्ट, taming retail inflation now is not just about the fixing supply and distribution chain. आप अगर आप रिटेल इन्फ्लेशन को फिक्स करना चाह रहे हैं तो यह सिर्फ सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन चेन तक सीमित नहीं है। जो राइजिंग फैक्ट्री गेट प्राइस है वह महत्वपूर्ण हो चुका है। तो जो हमारा इस समय का कोविड का प्रॉब्लम है, इस कोविड के प्रॉब्लम में कंज्यूमर ही नहीं, इस कोविड के प्रॉब्लम में जो फैक्ट्री गेट है जहां पर सामान बन रहा है वहां पर भी आवश्यकता है ध्यान देने की। जो दूसरा वेव है, जो ये दूसरी वेव चल रही है, इसने क्रिएट किया है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को। जो राइज इन होलसेल प्राइस है, यह जो हमारी होलसेल प्राइस बढ़ रही है उसका कारण क्या है? यह लार्जली ग्लोबल फैक्टर्स से प्रभावित हो रही है जो चाइना और US की एक्सपेक्टेशन और इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में फर्क क्या है? फर्स्ट वेव बेसिकली अर्बन प्रॉब्लम थी, सेकेंड वेव अर्बन के साथ साथ रूरल प्रॉब्लम हो चुकी है। इसलिए आवश्यकता क्या है कि हमको इस नए वेव में हमको सप्लाई चेन में भी ध्यान देना है, हमको प्रोडक्शन में भी ध्यान देना है, और हमारे लिए आवश्यक है कि हम उन सेक्टर पर ध्यान दें जो SME सेक्टर है, जो स्मॉल सेक्टर, उस पर हम ध्यान देने की कोशिश करें। तो अगर सेकेंड वेव परसिस्ट कर जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिकल सेक्टर पर ध्यान देना होगा, जो क्रिटिकल सेक्टर भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो राइजिंग इन्फ्लेशन इन द मिडिल ऑफ द पेंडेमिक वह हमारे सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रही है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेक्चर है पूरा, लेकिन ये टेक्निकल लेक्चर देने का मतलब क्या हुआ कि आपको यह समझने की आवश्यकता है कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में फ़र्क क्या है, CPI और WPI किस तरह प्रभावित करता है। जो सेकेंड वेव है इसने WPI CPI दोनों को प्रभावित किया है। फर्स्ट वेव ने WPI को इतना प्रभावित नहीं किया था।
पहली वेव जो है वह सिर्फ शहरों तक ही सीमित थी, गांव तक नहीं गई थी। दूसरी वेव गांव तक चली गई है। तीसरी बात, पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए इस समय एक दूसरे तरह के एफर्ट की आवश्यकता है। ये बात टेक्निकल है, इसके लिए आपको आवश्यक है आप इस लेक्चर को फिर से सुने। हम इसी कोविड से एक लेक्चर और समझने की कोशिश करते हैं कि एक बात चल रही है वैक्सीन को लेके, कि जो वैक्सीन दी जा रही है, क्या वैक्सीन दिया जाना, वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग लगातार एक न्यूज़ आइटम पढ़ रहे हैं कि वैक्सीन एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, हम एक डेटा समझने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन एक्सपोर्ट किस तरह से हुआ है। आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वैक्सीन एक्सपोर्ट हुआ है एज ए चैरिटी, और एक बड़ा भाग एक्सपोर्ट हुआ है एज ए कॉमर्शियल कंसिडरेशन। अगर हम पूरे वैक्सीन एक्सपोर्ट के पूरे फिगर को देखें तो इस पूरे फिगर में जो कॉमर्शियल सप्लाईज है वह कॉमर्शियल सप्लाई की गई बाय 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। और इस वैक्सीन को भेजने के पीछे उनके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे। तो पहली बात क्या हो गई, जो वैक्सीन एक्सपोर्ट भारत से हुई है वह कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत हुई है, और कुछ वैक्सीन भेजी गई है एज एन एड, सहायता के रूप में। उसमें ज्यादातर अपने पास के 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसमें अपने पास के 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो यह तर्क यह दिया जा रहा है, अगर अपने आस-पास के देशों से कोविड खत्म नहीं किया गया तो कोविड अपने यहां फिर आ जाएगा। तो कोविड को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि आप कोविड को पूरी दुनिया से खत्म करो, इसलिए अपने आस-पास के 7 देशों पर वह दिया गया। दूसरी बात, भारत अपने वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट भारत बाहर के देशों से ले रहा है। अगर आप भारत के बाहर के देशों से सपोर्ट ले रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं हम बाहर के किसी देश को कोई सपोर्ट नहीं देंगे। नो कंट्री कैन अफोर्ड टू बी आइलैंड, हर कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ काम करना होगा। इसलिए इंडिया का एक कमिटमेंट है कि वह वैक्सीन को और देशों को प्रभावित करे और देशों को दे। यह क्या है, यह एक वैक्सीन डिप्लोमेसी का पार्ट है, यह भारत की एक वैक्सीन डिप्लोमेसी का पार्ट है कि भारत की एक वैक्सीन डिप्लोमेसी है। भारत विश्व के देशों को भी वैक्सीन दे रहा है, उससे भारत की एक विश्वसनीयता स्थापित हो रही है कि बाहर के देश भारत को रॉ मटेरियल दे रहे हैं। बगैर रॉ मटेरियल, कई ऐसे क्रिटिकल रॉ मटेरियल हैं जो बाहर से भारत में नहीं आएंगे तो वैक्सीन नहीं बन सकती है। दूसरा, बहुत सा भारत को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है जो ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, अगर वह प्राप्त नहीं हुआ तो वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो अगर वैक्सीन पर एक सवाल बनता है कि क्या भारत को वैक्सीन एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्या भारत को अपनी जनसंख्या को वैक्सीन देने के पहले विदेश को वैक्सीन दे देना चाहिए, क्या भारत ऐसे गरीब देश को चैरिटी के रूप में वैक्सीन देना चाहिए, क्या भारत ऐसे देश को अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन दे देना चाहिए जबकि आप अपने यहाँ के लोगों को वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। यह सवाल आपके मेंस और इंटरव्यू में निश्चित रूप से आएगा। आप कुछ फिगर नोट कर लीजिए, वो आपके काम का है। आउट ऑफ द एक्सपोर्ट्स, पूरे निर्यात में ओनली 107.15 lakhs वैक्सीन डोजेस हैज बीन सेंट एज एड। तो जितना निर्यात हुआ है उसमें 107.15 वैक्सीन एज एन एड दी गई है। यह टोटल निर्यात का सिर्फ 16% है। सेकेंड, जो रिमेनिंग 84% है वैक्सीन, वह 2 कैटेगरी में फॉल कर रही है। कैटेगरी ए 54%, टोटल एक्सपोर्ट का 54% है, जो 357.92 लाख वैक्सीन डोज है,
वह सेंड की गई है एज ए कॉमर्शियल सप्लाईज बाय 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। इसके अलावा 30% ऑफ टोटल सप्लाई दी गई है WHO को। तो अगर आप इसको बाइफरकेट करें तो 54% दी गई है कॉमर्शियली और 30% दी गई है WHO को। और जो 30% WHO को दी गई है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तरह दी गई है। नाउ अगेन आई एम समराइजिंग द होल कॉन्सेप्ट कि जितनी वैक्सीन दी गई है 16% वैक्सीन दी गई है एज एन एड, जो छोटा पार्ट है। बाकी बचा 84%। उस 84% का जो 54% है वह इन दो कंपनियों ने कॉमर्शियली बेचा हुआ है, और जो 30% है वह दी गई है WHO को वैक्स फैसिलिटी को एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर आप यह आंकड़ा लिख ले गए एग्जाम में, अगर आप वैक्सीन डिप्लोमेसी पे आंसर करो, आप इस आंकड़े को जरूर लिखो। अगर आप यह आंकड़ा लिख ले गए, आपने सवाल का बहुत बेहतरीन आंसर किया है। आपने पूरा सवाल सील कर दिया है, कुछ बचा नहीं रह गया फिर, क्योंकि आपने सब समझा दिया कि कितना वैक्सीन थी, उसमें कितना पार्ट एज एन एड गया है, कितना पार्ट एज ए कॉमर्शियल गया है, कितना पार्ट एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इसमें और आसान कर देता हूं, 16% एज सहायता के रूप में गया है, 54% व्यापार के रूप में गया है, और 16% WHO को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत गया है। तो प्रॉब्लम कहां है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत ने जो वैक्सीन दी है अपने 7 पड़ोसी देशों को दी है। इससे क्या हो रहा है? साउथ एशियन रीजन में भारत की विश्वसनीयता बढ़ रही है, भारत की यह डिप्लोमेसी का पार्ट हो रहा है। जिस क्षेत्र में, जिस एशिया क्षेत्र में भारत चाइना और पाकिस्तान से लड़ रहा है, वहां पर 7 देशों में भारत अपनी गुडविल बढ़ा रहा है। तो भारत की जो कूटनीति है वो आगे जा रही है। पॉइंट नंबर 3, अगर भारत के पड़ोसी देशों से कोरोना खत्म नहीं होगा तो भारत से भी कोरोना खत्म नहीं हो सकता है। यह एक सिद्धांत आ चुका है कि कोरोना पर विजय तभी प्राप्त होगी जब कोरोना इस धरती से खत्म हो जाएगा। अगर किसी एक देश में कोरोना रह गया तो कोरोना वापस फिर आएगा, अनलेस अनटिल वह देश विश्व से अपना संबंध खत्म कर दे। भारत इस समय एक विश्व युद्ध चल रहा है। पहला विश्व युद्ध 2 ब्लॉकों में हुआ करता था, अब एक नया विश्व युद्ध है। एक ब्लॉक में पूरी मानवता है, पूरा विश्व है, दूसरे में कोरोना है। यस, इट्स ए वैक्सीन। देखो, यह जो मैंने आपको व्याख्यान दिया, यह कई तरह से आपके एग्जाम में काम आएगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो ट्रेडिशनल वे की पढ़ाई होती है उससे आईएएस नहीं हो सकते हो। जो क्लास में लोग पढ़ाते हैं कि ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उससे नहीं हो सकते हो आप। उससे होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप चाहे जितनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी क्लास में बैठ के किताबों से कभी नहीं हो सकते हो। आप होगे जब आप इस तरह से पढ़ोगे। माई जॉब इज टू चेंज योर होल एटीट्यूड। आप इस चक्कर में मत पड़ो कि डेटा 11 मई का 12 मई का है। आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? पूरा मैं बता रहा हूं ना कि देखिए, मैं पूरा डेटा फिर देता हूं आपको। आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स, आप लिखिए इसको, फिर से लिखें, आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ओनली 107.15 lakhs वैक्सीन डोज हैज बीन सेंट एज एन एड। मैं दे रहा हूं पूरा दे रहा हूं। जितनी वैक्सीन बाहर गई है, एक्सपोर्ट हुई, निर्यात हुई है, उसमें 107.15 lakhs वैक्सीन डोज गई है सहायता के रूप में। यह पूरे निर्यात का सिर्फ 16% है। यह पूरे निर्यात का सिर्फ 16% है। अब बचा कितना? 84%। चलिए हम 84% को एनालाइज करते हैं। उस 84% में से 44%, जो कितना है, 357.92 लाख वैक्सीन डोजेस, यह गया है एज ए कॉमर्शियल सप्लाई। किसके द्वारा? जो 2 कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक।
इसके अलावा 192.628 लाख वैक्सीन डोज जो 30% है वह किसको गया है? वह गया है WHO कोवैक्स फैसिलिटी को। वो क्यों गया है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का। इस डेटा को याद करना ही करना है अगर आप वैक्सीन डिप्लोमेसी लिख रहे हो। अगर एक ही डेटा 4 बार लिखने के बाद भी आप नहीं लिख पा रहे हो तो फिर IAS कैसे हो सकते हो? एक ही डेटा को मैं बार बार बोल रहा हूं। एक ही डेटा को मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए, आप बहुत डेटा से परेशान न हो। यूपीएससी डेटा से बहुत कम इंटरेस्ट रखती है, उसका ज्यादा इंटरेस्ट आपके कॉन्सेप्ट से। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है कैसे गवर्न कर रही है। आप बस 3 डेटा याद रखो, चौथा डेटा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 डेटा याद रखो बस, बाकी सब भूल जाओ आप। कि जो पूरा निर्यात हुआ है 16% सहायता के रूप में गया है, 54% व्यापार के रूप में गया है और 30% WHO को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तक गया। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। 150-250 शब्द के सवाल में से ज्यादा आप लिख भी नहीं पाओगे। ये 3 डेटा सफिशिएंट है, चौथे डेटे की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब भूल जाओ। इतना याद भी नहीं रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना याद रहता है। अगर आपको सब याद नहीं रहता है तो आप कोई फायदा नहीं है। उतना ही सामान आप लोग ध्यान रखो जितना संभाल सको। यस, सतीश मिश्रा ने बहुत साफ साफ लिख दिया। सतीश कुमार मिश्रा ने सारी समस्या को सॉल्व कर दिया है। अब सतीश जो है 54 लिखा है, लिखो 54। 54 के आगे डैश करो, लिखो कॉमर्शियल। 16 के आगे डैश करो, लिखो एड सहायता। 30 के आगे डैश करो, लिखो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे नहीं चाह रहा है। मैं एक चीज बार बार आपसे कहता हूं कि आप लोग ट्रेडिशनल ढंग की पढ़ाई बंद कर दो अगर होना चाहते हो तो। जो एनालिसिस है, इफ यू सी माई लेक्चर इज वेदर पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इट्स फुल ऑफ एनालिसिस। I prepare my aspirants only on analysis, nothing else. CPI, WIP का आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। I will repeat it again because it's a very difficult concept. लेकिन वो जानना जरूरी है क्योंकि सवाल आते हैं उसमें से। पूरे इलाहाबाद की एक मानसिकता चेंज करने की आवश्यकता है। अगर सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, यस, अगर सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, पूरे शहर की मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। कि वह मानसिकता क्या है, कैसे पढ़ाई करो। आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ लो जो किताब से आप देखते हो, पूरी हिस्ट्री पढ़ो किताब से, पूरी पॉलिटी, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। बता रहा हूं आपको, जब तक आप एनालिसिस नहीं सीखोगे। माई लेक्चर्स आर मेनली फॉर एनालिसिस, यू फॉलो मी ओनली फॉर एनालिसिस, नथिंग एल्स। यू फॉलो मी ओनली फॉर एनालिसिस। अंकित मिश्रा, जितना आप आसानी से समझ सको उतना करो। जो आपका सवाल बनेगा वो सवाल आपसे विज्ञान का सवाल नहीं बन रहा है, वह आपका सवाल एक सामाजिक संबंधों का बन रहा है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। विल सी यू टुमारो। कल हम आपका फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे। As you have seen my style of teaching, a lot of analysis with there. अगर आप थोड़ा से पढ़ के आओगे तो अपने को सोच हो जाएगी। Take care, we'll see you tomorrow again. Good night.